नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्विनी कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और तेजस्विनी की टीम आप पहुंची है दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में, और वो इसलिए कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने पहली बार, इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। कर्तव्य पथ पर इतिहास रचा गया और हम आज हाजिर हैं इसी कंटिंजेंट के कमांडर्स के साथ और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों के साथ करेंगे उनसे बातचीत। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताना चाहेंगे कि इन मायनों में ये अवसर ऐतिहासिक था, खास था। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ और देश के सुरक्षा बलों की नारी शक्ति। देश की महिला राष्ट्रपति को दे रही थी सलामी। नारी शक्ति का ये प्रदर्शन सबको मोहित कर रहा था। और फिर कर्तव्य पथ बना गवाह उस पल का जब इतिहास में पहली बार आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। मेजर सृष्टि खुल्लर के नेतृत्व में इस दल में आर्मी डेंटल फोर्स से कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना से सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और भारतीय वायुसेना से फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया शामिल थी। महिला दल ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महिला अधिकारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया, जो संपूर्ण देश के साथ साथ सीमाओं से परे तक फैली हुई है। और जब महिला कंटिंजेंट मार्च पास्ट करता हुआ गुजरा तो अतिथियों ने खड़े होकर तालियों से स्वागत किया। ये नजारा देखने लायक था। नौसेना, वायुसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड की महिला अधिकारी और फिर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल तथा दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों में पहले महिला बैंड तथा फिर महिला कंटिंजेंट मार्च पास्ट करते हुए कर्तव्य पथ पर अनुशासन और दृढ़ समर्पण से सुसज्जित अपनी फोर्स का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और देश भी अपनी इस नारी शक्ति को देख गौरवान्वित हो रहा था। तो आइए करते हैं मुलाकात आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जिन्होंने पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट किया रिपब्लिक डे पर और इतिहास रच डाला। और कंटिंजेंट कमांडर थी मेजर सृष्टि खुल्लर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेजर सृष्टि खुल्लर, पहली बार एएफएमएस पहुंचा कर्तव्य पथ पर, आपका क्या एहसास था? मैम, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। बहुत ही बड़ा सौभाग्य का मेरे लिए मैटर था, मेरी फैमिली के लिए, मेरी कोर के लिए। एंड मैं आई सर्जन हूँ, तो मेरी पूरी ऑफ्थल्मोलॉजी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड का मैटर था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। ये ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। हमारी बार हमें ये मौका नारी शक्ति की कॉन्सेप्ट और विमेन एम्पावरमेंट की वजह से पहली बार मिलने वाला था। तो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग था। एंड अब दिल धुक धुक कर रहा था उस वक्त, में नर्वसनेस हो रही थी उस वक्त। बट हमें प्रैक्टिस हमारी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ने इतनी अच्छी करवाई हुई थी कि हम कंधे से कंधा मिला के बाकी कंटिजेंट्स के साथ मार्च कर सके। तो आपने ये जो प्रैक्टिस की बात की है, ये दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि सुबह तड़के 4 बजे से उठ जाते हैं, घंटों ड्रिल करते हैं। आप लोगों की रिहर्सल्स कैसी होती थी? सिलेक्शन होने के बाद हमने दिसंबर में दिल्ली में रिपोर्ट किया, तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल हमारे सेंटर में भी ऐसे ही होता था कि हम सुबह 3 o'clock उठते थे, 4 बजे हमारा 5 किलोमीटर्स रन होता था। 5 किलोमीटर्स रन एंड उसके कुछ ब्रेक के बाद हमारा कंटिन्यूस 4 आवर्स पीरियड में ड्रिल प्रैक्टिस होती थी। तो हमने अपनी बेसिक तैयारी वहीं पे करी थी हमारे सेंटर में, एंड ताकि हमारा एंड्योरेंस लेवल हाई रहे, ताकि हम यहाँ पे बिल्कुल थके ना। तो इसीलिए हमें वहाँ पे ही सेंटर में ही अराउंड 10 किलोमीटर्स रोज़ मार्चिंग कराते थे। 10 किलोमीटर हर रोज मार्च करना, अदर देन द 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर तक सोचिए हर रोज। हाँ, लेकिन ऐसे में हम जानते हैं दिल्ली की सर्दी बहुत इस बार तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। ऐसे में सुबह सुबह उठ के आप लोग मार्च पास करते थे? जी मैम, जोश की गर्मी थी हमेशा। 75th रिपब्लिक डे, प्लैटिनम जुबली रिपब्लिक डे,
ये अपने आप में ही जोश भर देने वाली बात थी हमारे लिए, और पहली बार मौका, मतलब हम सब बस हमारे दिमाग में एक ही फोकस था कि हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मेजर सृष्टि खुल्लर को लेकर एक खास बात ये भी है कि इनके फैमिली में कोई डिफेंस फोर्सेस में नहीं आया। आप डॉक्टर हैं सृष्टि, लेकिन आप डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनी। तो क्या ये पहले से सोचा हुआ था कि मुझे सेना का ही हिस्सा बनना है, डॉक्टर के तौर पर सेवा देनी है? ये सपना था क्या आपका? जी मैम, बचपन में मतलब मैंने अपने घर में देखा है, काफ़ी सोशल सर्विस में है मेरे पूरी फैमिली, हमेशा डिवोटेड रही है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगी जिसमें मैं सोसाइटी को मैक्सिमम तौर पे सर्व कर सकूँ। बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगा कि मैं उसमें अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगी। लेकिन किसने इंस्पायर किया आपको कि आप सेना का हिस्सा बनो? जब मैं छोटी थी मैम, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा मैम के ऊपर, जो कि फर्स्ट ऑफिसर थी जिन्होंने 3 स्टार रैंक अर्न करी थी। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। मुझे लगता था बचपन में कि कर्नल इज़ द मैक्सिमम रैंक। तो मैं अपने नाम के आगे, जब मैं स्कूल में थी तभी कर्नल डॉक्टर सृष्टि खुल्लर लिखती थी। एंड पुनीता मैम का आर्टिकल मैंने अपनी कॉपी में लगाया हुआ था ताकि मैं रोज़ देख के उनसे इंस्पिरेशन लूँ और वैसा ही बनूँ कभी किसी दिन। और कितनी छोटी थी आप जब आपने आर्टिकल पढ़ा था? मैं 10th में थी मैम। 10th में थे आप? हाँ, तो 10वीं क्लास से आपने लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य को आपने हासिल किया और आज पूरा देश, क्या विश्व की नज़रें आप पे थी जब आप पूरे कंटिंजेंट को कमांड कर रही थी। यहाँ पर हमारे साथ एक और AFMS की ऑफिसर हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और AFMS चूँकि मेडिकल सर्विसेज हैं और मेडिकल सर्विसेज ने पहली बार मार्च पास किया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर आपके जैसा ऑफिसर, मुझे लगता है कैप्टन अंबा सामंत, कि ये सपना लेता होगा। आपका भी ये सपना था, कभी सोचा था? क्योंकि AFMS ने तो कभी मार्च पास ही नहीं किया। मैम, जब मैं कॉलेज टाइम में NCC कैडेट थी तो उस टाइम पे मैंने NCC B और C सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी ड्रिल की मेहनत करी थी मैम। और उस टाइम पे जब वो RD परेड के लिए जाते थे NCC कैडेट्स, उस टाइम से ही मेरा सपना था कि मैं भी कभी रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे मार्च करूं मैम। तो ये एक मेरे लिए मैम सपना सच होने जैसा एक मोमेंट है मैम। प्रेसिडेंट को सल्यूट करना और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है मैम। बिल्कुल बड़ी बात है। और आप भी लीड कर रही थी अपने कंटिंजेंट को ना? कितने लोग थे आपके पीछे? आपके कंटिंजेंट में कितने लोग थे? टोटल मैम मेरे पीछे 144 नर्सिंग ऑफिसर्स थी मैम, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। वाह! तो डेंटल कोर्स से हैं आप और नर्सिंग ऑफिसर्स को लीड कर रही थी, और ये भी ऐतिहासिक था एक तरह से। लेकिन आपकी फैमिली में आप जनरेशन टू जनरेशन आप लोग सेना का हिस्सा रही हैं ना? तो जब आपने ये सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी और सेना का हिस्सा बनूंगी, तो ऐसे में आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? जब मैं छोटी थी मैम, तब से मैं अपने पापा को यूनिफॉर्म डोन करते हुए देखती थी। तब से मेरे पिताजी का भी सपना था और मेरा भी सपना था कि मैं कभी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो फाइनली इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के बाद और फाइनली एक 75 रिपब्लिक डे में जब मैंने लीड किया कंटिंजेंट को मैम, तो ये एक मेरे फैमिली के लिए बहुत ही खुशहाली वाला माहौल था मैम मेरे फैमिली में। तो अब तो चूंकि गणतंत्र दिवस समाप्त हो चुका है, तो ये बताइए हमें ज़रूर कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स आए कि आपकी परेड हो रही थी और आपको देखकर जाहिर है कि स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर आपके कोलीग्स तक सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। 26 जनवरी को जब मैं वापस आई परेड से, तो मेरे मोबाइल में काफ़ी सारी कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस थे मैम, जिसमें कि मेरे जो OC हैं यूनिट के, उनके पुराने मेरे यूनिट के CO, मेरे रिलेटिव्स, सब ने मैम बहुत ही मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बहुत अच्छा और एक प्राइड मोमेंट था मेरे लिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत से ऐसे हमारे देश की बेटियां होंगी जो आपको देख रही होंगी, आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो हमारे देश की बेटियों को सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करता है? वो टाइम चले गया जब बेटियां बेटों से कम मानी जाती थी सोसाइटी में, बट अब ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे बेटियों को ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है। फाइटर जेट चलाते हुए देख लो, उसमें आर्मी एविएशन कोर में भी लेडी ऑफिसर्स को ज़्यादा हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कोई ऐसी पोस्टिंग है जो आपको लगता है कि ये पोस्टिंग मुझे मिले तो मैं अपनी सेवाएं देना चाहूँगी? मैम, अभी मेरा ये है कि मुझे जो हाईएस्ट बैटलफील्ड जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में मेरा सपना है, अगर कभी मैं वहाँ पे जाके अपनी डेंटल सर्विसेज की सेवाएं दे पाऊँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी मैम ये। और मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस में जितनी भी महिला अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सबका ये सपना होता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने आए तो हम डिगेंगे नहीं, उसे पूरा करेंगे। ऐसे में आइए इनसे सुनते हैं कोई ऐसा सॉन्ग जिसकी पंक्तियां इन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उत्साहित करती हैं। सुनाएंगे हमें? फौलाद का जिगर हम डर से बेखबर, जाबाज मस्त मिजाज हम न मौत की फिकर, फौलाद का जिगर। क्या बात!
और इनके ये फौलादी जिगर का जज्बा ही है जो सबको प्रेरित करता है, ना केवल आर्मी की महिलाओं को बल्कि देश भर की बेटियों को प्रेरित करता है। लेकिन ऐसे ही और भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस बार आर्मी परेड में मार्च पास किया। आइए करते हैं उनसे मुलाकात। और जब हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज की तो जाहिर है कि उसमें आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स भी शामिल होते हैं और ये दोनों अधिकारी इन्हीं स्ट्रीम से हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्य प्रिया और आप तमिलनाडु से हैं, है ना? और हमारे साथ हैं सर्जन लेफ्टिनेंट कांचना। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले दिव्य प्रिया, आप वायुसेना में गई, लेकिन जब आप डॉक्टरी कर रही थी तब तो नहीं पता होगा ना कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे? कुछ ऑप्शन था तब? Ma'am, actually we come through an interview which happens throughout the nation. तो उसके बाद मेरिट लिस्ट होती है और उसमें डिसाइड होती है कि कौन सी ब्रांच में जा रहा है. अच्छा, तो luckily I have got Air Force, so I'm proud about that. You're proud of doing that. लेकिन एयरफोर्स में तो आप हॉस्पिटल्स में ही होते हैं ना? आप लोगों को प्लेन पर तो जाने का ऑप्शन नहीं होता या होता है? यूजुअली ग्राउंड ड्यूटी में काम करते हैं, बट अगर ऐसे सिचुएशन आ गए कि वेयर वी नीड टू शिफ्ट अ पेशेंट फ्रॉम स्मॉलर एसएमसी या स्मॉलर एमआई रूम टू अ बिगर हॉस्पिटल, एट दैट टाइम वी डू airlift patients from one echelon to the other. So at that time we do travel in aircrafts and apart from that sorties भी हम जा सकते हैं as a passenger. अच्छा, तो वो मौका भी मिल जाता है हमको. और अगर एक लाइन में बताना हो कि कैसा अनुभव रहा है आपका अभी तक एयरफोर्स के साथ? I feel so proud and I feel so grateful to my directorate and to Indian Air Force to be a part of this Armed Forces Medical Service contingent and to lead the contingent as well. वैसे कांचना जी, नॉर्मली हम नेवी के लिए मानते हैं कि आप शिप्स में जाते हैं, शिप्स में ट्रैवल करना पड़ता है। आपको भी एक नेवी के मेडिकल डॉक्टर होने के नाते कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है शिप्स में? मैम, जैसे कि आई एम सर्जन लेफ्टिनेंट कांचना, नाउ आई एम पोस्टेड टू इंडियन नेवी शिप, बट नेवी एज वी नो इज अ 3-dimensional force मैम. इंडियन नेवी इज अ 3-dimensional force which operates above the surface of the ocean, on the surface of the ocean and under the surface of the ocean. मतलब समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर और समुद्र, हाँ, जमीन पर. तो बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर आई गॉट पोस्टेड टू द हॉस्पिटल ऑल्सो, नेवल हॉस्पिटल ऑल्सो एंड द नेवल एयर स्टेशन ऑल्सो, एंड नाउ आई एम पोस्टेड टू इंडियन नेवी शिप. अच्छा, तो शिप में ही रहना पड़ता है कितनी देर? महीनों, साल, कितनी देर? नहीं मैम, शिप में लाइक वी लिव ऑन द शिप, दैट मीन्स वी वर्क ऑन द शिप, वी इवन लिव ऑन द शिप. मतलब आप शिप पर ही रहते हैं? यस मैम. वैसे देखा जाए तो ये आसान काम नहीं है क्योंकि आप अपना घर बार छोड़कर कहीं पोस्टिंग में जाते हैं, ये तो एक हिस्सा है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का. Yes, ma'am. शिप में रहना कैसा रहता है ये अनुभव? It's a great experience, ma'am. But it is not that easy also. But most importantly, living in a ship is like we live in a very limited space. So it is like थोड़ी सी जगह, हाँ, है ना? थोड़ी सी Ship में जगह जगह होती है, हाँ. हाँ. तो इसके मुताबिक हम मतलब we tend to develop great interpersonal relationships with other officers, with the sailors and even our senior officers also. And being in Navy, like ship as a part of overseas deployments and all, we tend to go to the different countries. We get opportunities to visit the different countries also. And meanwhile, the most beautiful parts of our own country. That is तो आप India. लोग बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी जाते हैं ना? मैंने सुना है कि आप लोग जैसे सेलर के तौर पर भी एक्सपीडिशंस और कॉम्पिटिशन्स में भी इंटरनेशनल लेवल तक भी जा पाते हैं। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? जब हम स्पोर्ट्स का अलग सा फील्ड लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेवी गिव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमन एंड इवन द मेल एंड इवन द मेल एंड इंक्लूडिंग द सेलर्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स. और वैसे यहाँ पे मैं बता दूं दर्शकों को भी कि हमारी सेना से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश का नाम रोशन किया और नीरज चोपड़ा तो उसमें एक है ही जिनको हम सब जानते हैं. लेकिन यहाँ पर आपसे भी समझना चाहेंगे हम, आपके ब्रदर को छोड़ के सिविलियन फैमिली से हैं आप, कितना फ़र्क रहा सेना का हिस्सा बनने के बाद और क्यों, कैसे, किसने इंस्पायर किया आपको कि आपको सेना का हिस्सा बनना है? It is a very big difference from a civil entering to a defense environment from a civil life. So initially when my brother joined NDA, he was there for 3 years, and I used to go with my parents there and see how the defense sector works. So I had a little bit idea about Forge at that time. But my true aspiration and inspiration was, I would like to say about my senior officer, who is Air Marshal Padmavati Bandyopadhyay ma'am. आप भी मतलब ये सपना रखती हैं कि आपको उनके जैसा ही बनना है? ज़रूर.
So I started reading about her and I came to know about her. She was my inspiration. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी, क्या है मोटो आप दोनों का जिसको आज की हमारे देश की बेटियां भी फॉलो कर सकती है? I would like to say to all the young girls and young generation of India that master your fears, come out of that cocoon and take that first step in your life. Hard work with perseverance so that you can achieve whatever dreams you have in your life. तो यानी कि डर पर जीत हासिल करें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें। आप क्या कहेंगे? Be proud that you are a girl, you are a woman, and you can do much more than you think because you are stronger than you think. बिल्कुल, तो यानी अपने अंदर की नारी शक्ति को पहचाने, ये सबसे बड़ा संदेश। तो यहाँ पर इन्हें जो प्रेरित कर रही हैं महिलाएं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता एंड एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, आइए उनका भी संदेश सुन लेते हैं। कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। On this 26th January, our Republic Day, it was a very proud moment for all of us, and particularly for me, to witness the Nari Shakti. For the first time, a contingent of lady AMC officers and the officers from our military nursing services marched on the Kartavya Path. I would like to convey my good wishes to all the participants and tell them that they have really made us all very proud and fulfilled our dreams. And I wish them that they have such many more precious moments. Jai Hind. दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी का ये विशेष अंक जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के कंटिंजेंट के सदस्यों से, जिन्होंने पहली बार, इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। और इस वक्त हमारे साथ हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के ऑफिसर्स, आइए उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त कैप्टन गरिमा नायर, हमारे साथ हैं कैप्टन प्रिया सिंह, साथ ही हैं लेफ्टिनेंट अद्वैत और लेफ्टिनेंट यशस्वी हमारे साथ। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। Thank you. लेकिन शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, हम सब इसके बारे में सुनते हैं लेकिन जानते बहुत कम हैं। तो कैप्टन गरिमा, आप हमें क्या बताना चाहेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को लेकर? और जब कर्तव्य पथ पर आप लोग मार्च पास कर रहे थे तो सब लोग क्या कह रहे थे कि वाह, आप लोगों को चुना गया इस इतिहास को बनाने के लिए? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का अगर हम बोलें तो इतिहास बहुत पुराना है। इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का ब्रिटिशर्स ने सन 1888 में कंसीव किया था एंड उसके बाद से देखा जाए तो अभी तक फ़ौज में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है हमारे सैनिकों और उनकी फैमिलीज़ के ध्यान रखने में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स निभा रही हैं और अग्रसर हैं। कैप्टन प्रिया, जब हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात करते हैं, किन मायनों में ये भिन्न है? क्योंकि देश भर के अस्पतालों में हम नर्सेस को तो देखते ही हैं ना, तो आप लोगों की सेवाएं किन मायनों में खास मानी जा सकती हैं? सेवाएं खास इसलिए मानी जा सकती हैं क्योंकि इसमें हम लोग सारे सैनिकों, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों को सेवा करते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनसे लड़ने की शक्ति उनको हम प्रोत्साहन देते हैं। 24 घंटे हम ड्यूटी पर रहते हैं उनके साथ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके रिलेटिव्स हमारे पास आके हमें कितनी बार बोलते हैं कि मैम आप लोगों को कितनी सेवा इतनी कैसे कर लेते हो आप, कि वो भी हंस के, और अपनी फैमिली से दूर रह के 24 घंटे हमेशा हंसते रहते हैं और स्माइलिंग फेस के साथ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके लिए कोई यादगार अनुभव रहा है आज तक का? आपने कोविड काल में भी सेवाएं दी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि जब फर्स्ट वेव कोविड का आया था तो आई वॉज पोस्टेड, मैं नसीराबाद में राजस्थान में पोस्टेड थी। वहाँ पे जब फर्स्ट वेव कोविड आया था तो हमारे अस्पताल से 5 नर्सिंग ऑफिसर्स टेम्पररी ड्यूटी पे गए थे जैसलमेर में, जहाँ पे पहली बार फर्स्ट क्वारंटीन फैसिलिटी का सेटअप हुआ था। उसमें हमें क्या बताया गया था कि ईरान से हमारे इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, उनको एयर इवैक्यूएट किया गया था फर्स्ट टाइम।
सो इट वाज कि पहली बार हमारे लिए भी नया था कोविड और उनके लिए भी नया था, तो सब डरे हुए थे। बट फॉर 87 डेज़ हम लोग वहाँ पे थे और मैं एक अलग फर्स्ट क्वारंटीन फैसिलिटी में कार्यरत थी, उसके साथ मेरे साथ एक एमओ थे, मेडिकल ऑफिसर, और बाकी सैनिक्स जो हमारे साथ सेवा प्रदान कर रहे थे। बट पूरे टाइम पीपी किट में 24 घंटे ऑन कॉल रहना और उनकी सुनना, उनकी दिक्कतें सुनना, तो वो बहुत ही मुश्किल दौर था हमारे लिए भी और उनके लिए। बहुत मुश्किल दौर था और मुझे लगता है उस वक्त में खास तौर पर इस हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि एक अननोन चीज़ से आप लड़ रहे थे और आपको पता नहीं था इसका क्या असर भी हो सकता है। लेकिन कैप्टन गरिमा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हम कैसे जा सकते हैं, तो बताएंगे हमारे दर्शकों। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आने के 2 एंट्रीज़ हैं, एक सिविल एंट्री होती है और एक आफ्टर 12th एंट्री होती है। जो आफ्टर 12th एंट्री होती है, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं। अभी तो फ़िलहाल नीट के एंट्रेंस के थ्रू ही इसे लिया जा रहा है। आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ और मेडिकल्स के लिए बुलाया जाता है। फिर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनती है जिसके थ्रू अंडर मेरिट आप हमारे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 6 कॉलेजेस हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन के लिए एनरोल होते हो। अगर सिविल एंट्री की बात की जाए तो सिविल से आप ग्रेजुएशन करते हैं एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका एसएसबी जैसे ही एक सिलेक्शन बोर्ड बैठता है जो आपका मेडिकल्स करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, एंड उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है और उस समय पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपको इसमें इंडक्ट हो सकते हैं। तो अभी जब आपने कुछ सालों की आपकी सर्विस हो गई है, तो कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आप लोग दूर दराज के क्षेत्रों में भी आपकी तैनाती होती है, सीमावर्ती नक्सली क्षेत्रों की, या जब आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र रहे हैं वहाँ तक भी आप लोग की तैनाती होती है, तो कुछ कहानियाँ तो आप भी सुनते होंगे। जी डेफिनेटली। अगर ख़ास बात की जाए तो जो हम सबके अंदर एक बहुत देशभक्ति की भावना लेकर आता है वो है हमारा पठानकोट का इंसिडेंट। जब पठानकोट ब्लास्ट हुआ था तब मेरे बैचमेट्स वहीं पोस्टेड थे। उन्होंने उन घायल सैनिकों को देखा है, उनकी इतनी इंजरी से जो उन्होंने सफ़र किया है उनका ध्यान रखा है, और उनके एक एक किस्से की इतनी बुरी तरीके से वो उनके पास आए थे कि किसी का हाथ अलग है, किसी का पैर अलग है, कोई कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं है। उस सब के बीच भी हमारा जो मोटो है MNS का, सर्विस विद स्माइल, हमने उसके साथ उनका ध्यान रखा है और आज उनमें से कुछ सैनिक हैं जो हमारे बीच हैं और बहुत प्राउड फील होता है कि हमने उनका ध्यान रखा है, और जो सैनिक हमारी रक्षा करते हैं हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से अनुभव आप सबके पास होंगे, क्योंकि हर दिन इनके लिए एक परीक्षा का समय होता है जब इनको अपनी सेवा को मुस्तैदी से करना होता है। लेकिन हमारे साथ ये कैप्टन हैं जिन्हें कुछ साल का अनुभव रहा है, लेकिन हमारे साथ युवा लेफ्टिनेंट्स भी हैं। लेफ्टिनेंट अद्वैता, आपसे शुरुआत करती हूँ। केरल से हैं आप, आपको किसने इंस्पायर किया कि आप नर्सिंग में आए? मैं एक्चुअली खुद से इंस्पायर्ड ही हूँ। मेरे को हेल्थ फील्ड में इंटरेस्ट था और साथ में इंडियन आर्मी में भी ज्वाइन करने का बहुत इच्छा था। पर आप तो ब्लैक बेल्ट हैं, है ना? हाँ जी। और मुझे लगता है कि नर्सिंग में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर बहुत जोर दिया जाता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि अलग अलग एक्सपीडिशंस में इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, आपने भी कहानियाँ सुनी होंगी। हाँ जी, हमारे इंडियन आर्मी में ऐसे एडवेंचर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि साइकिलिंग होते हैं और पैराग्लाइडिंग होते हैं, माउंटेनियरिंग होते हैं। उसमें भी हमारे ऑफिसर्स की, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की बहुत पार्ट किया जाता है। आप जब यहाँ पर आए, जब आपने सोचा कि मेरे को नर्सिंग का हिस्सा बनना है, तो किसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे नर्सिंग में, कि तुमको नर्सिंग में जाना चाहिए? मैं थोड़ा सा खुद भी मतलब नर्सिंग में आना चाहती थी और इंडियन आर्मी में आना चाहती थी। दूसरा मेरी बुआ हैं जो इसी सर्विस में है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और भी ज़्यादा इसमें आने के लिए, तो इसीलिए मैं फिर इसका एग्ज़ाम दिया। अब तो आप युवा अधिकारी हैं ना, हमारे आज के युवा भारत को आप लोग प्रतिनिधित्व करती हैं इसका। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को लेकर क्या कोई सपना है आपका? क्या कुछ लक्ष्य लेकर आप चलते हैं कि हमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आने के बाद ऐसा कुछ हासिल करना है? कि मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानें और लोग मतलब इसमें जो मैम जिनको पता ही नहीं होता कि हम आ सकते हैं, तो उनको इन सब मतलब इसके बारे में पता हो और लोग इसमें आए। और जब आपको आरडी परेड के लिए सेलेक्ट किया गया, विश्वास हुआ था? नहीं मतलब एकदम नया एक्सपीरियंस था, और हम बिकॉज हमें अभी 1 ही साल हुआ है सर्विस में और उसके बाद इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलना। लेफ्टिनेंट अद्वैता, आप क्या बताएंगे इसको लेकर? जब हम हॉस्पिटल में वार्ड्स में काम करते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि परेड करने का, ऐसे वो भी कर्तव्य पद पे, जबकि पूरा दुनिया हमें देख रहा है, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें, ऐसे कभी नहीं सोचा था। जब
जब हमारी परेड की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, हमें 2 से लेके 5 किलोमीटर तक रनिंग वगैरह करना था। और उसी टाइम पे हम ऐसे सोचते थे कि ऐसे हमसे कैसे होगा। हमने बस ये परेड वाला कोई काम किया ही नहीं है पहले। जब हम सर्विस में इंडक्ट होते थे तब एक कमिश्निंग सेरेमनी होता है, उस टाइम पे बस एक बार मार्च पास करना पड़ता है। उसके बाद तो हमारे रूटीन से एंटायरली डिफरेंट था। अभी पिछले हमारे 4 से 5 महीने मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल बोल सकते हैं। हमने जो कभी सोचा ही नहीं था वो हमसे अभी हो गया, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया। और हमारे MNS का नाम रोशन करने के लिए ये इतिहास भी हमने लिख दिया। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ऐसे में चूंकि ये बोल रहे हैं और ये हमने पहले भी सुना कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती थी आरडी परेड को लेकर। और मैम अब ये है कि इससे ज़्यादा मतलब और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब इसके बारे में पता चल गया कि मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक सर्विसेज है जो इंडियन आर्मी में हम लोग एज ए नर्सिंग सर्विस है। तो नर्स के तौर पर तो आप हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी काम कर सकते हैं ना, ऐसा क्या है कि आपको सेना का हिस्सा बनने का सोचा? सिविल नर्सिंग से कंपैरेटिवली हमारी सर्विस में ऐसे है कि ड्यूटी के अलावा हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी एडवेंचर कोर्सेस आपने बोला, हम वो भी कर सकते हैं। फिर हम अपने लिए टाइम भी ले पाते हैं। फिर हमारे ड्यूटीज़ भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी। कुछ लोगों को ऐसे वॉर फील्ड्स में, इवन ले लद्दाख ऐसे साउथ ईस्ट एरियाज़, वहाँ पे भी पोस्टिंग मिलती है। तो वो सब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और सेम टाइम हम सर्विंग कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी में है, तो ये बात पे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स सारे बहुत प्राउड फील करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में इन सबसे पूछना चाहूँगी मैं कि किन शब्दों में आप हमारे देश की बेटियों को प्रेरित करेंगे? कि नर्सिंग में आके आप मतलब जब आप केयर करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेफ्टिनेंट अद्विता, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट उन सबको ओवरकम करके फाइनली जो सक्सेस मिलेगा वो इम्पॉसिबल नहीं है। कैप्टन गरिमा? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद को कभी भी किसी से कम ना समझें। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप नहीं जीत सकते। जी, कैप्टन प्रिया? मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप ठान लें मन से और विश्वास से, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग यू कैन डू विद योर फेथ एंड विल पावर। तो इन युवा अधिकारियों का ये जज्बा मुझे लगता है हमारे देश की हर बेटी में है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। आज के इस तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के इन अधिकारियों को। कैसे लगा आपको ये अंक? हमें लिख भेजिए। हमारा email ID tejaswini.ednews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।